कुछ कहानियां होती हैं और कुछ एहसास, कुछ फिल्में होती हैं और कुछ बेचैनियां। आज हम एक ऐसी ही बेचैनी की बात करेंगे जो 1957 में पर्दे पर उतरी और हमेशा के लिए हमारी रूह का हिस्सा बन गई। एक गहरी, कभी ना बुझने वाली प्यास की कहानी, प्यासा। प्यासा को सिर्फ एक फिल्म कहना मुझे लगता है उसकी तौहीन है। वो एक नज्म है, एक आह है जो गुरुदत्त के दिल से निकली और पूरी दुनिया ने सुनी। हाँ, ये सिर्फ एक शायर विजय की कहानी नहीं है, ये हर उस कलाकार की कहानी है जिसे दुनिया ने ठुकराया और हर उस इंसान की जिसे सच्ची मोहब्बत की तलाश थी। और आज हम इसी नज्म के हर मिसरे को, हर लफ्ज को समझने की कोशिश करेंगे। हम गुरुदत्त की उस जाती कश्मकश में उतरेंगे जिसने इस फिल्म को जन्म दिया। हम इसके किरदारों के दर्द को महसूस करेंगे, इसके अमर संगीत के पीछे के तूफानों को जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि 60 साल बाद भी ये फिल्म हमसे इतने सवाल क्यों पूछती है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। और शुरू कहाँ से करें? मुझे लगता है हमें उस इंसान से शुरू करना चाहिए जिसकी अपनी प्यास इस फिल्म की बुनियाद बनी, गुरुदत्त। कहा जाता है कि इसका पहला ड्राफ्ट कश्मकश नाम से लिखा गया था। ये नाम ही शायद उनकी पूरी जिंदगी का सार था। बिल्कुल, कश्मकश ही तो थी। विजय का किरदार जो एक अकेला गमगीन शायर है जिसे उसके अपने भाई रद्दी में बेच देते हैं, हाँ, जिसे उसकी महबूबा दौलत के लिए छोड़ देती है, वो किरदार गुरुदत्त के अंदर से निकला था। वो किसी और की कहानी नहीं कह रहे थे, वो अपनी ही परछाई को पर्दे पर जी रहे थे। और ये सोचकर भी थोड़ा अजीब लगता है। और ये सोचकर दिल कांप जाता है कि फिल्म रिलीज के सिर्फ 7 साल बाद उनकी अपनी जिंदगी का अंत भी उसी गहरे अकेलेपन में हुआ। ये भी एक बात है कि ये किरदार पहले दिलीप कुमार को ऑफर हुआ था। उन्होंने इसे देवदास से मिलता जुलता समझकर मना कर दिया, जिसका अफसोस उन्हें जिंदगी भर रहा। लेकिन शायद यही होना था। क्या कोई और विजय के दर्द को इस तरह जी सकता था? मुझे नहीं लगता। जब गुरुदत्त ने खुद ये किरदार निभाया तो वो जो निर्देशक और अभिनेता के बीच की दीवार होती है ना, हाँ, वो गिर गई। वो सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो अपना दर्द, अपनी मायूसी, अपनी तड़प, सब कुछ कैमरे के सामने रख रहे थे। और इसी ईमानदारी ने प्यासा को एक फिल्म से एक कन्फेशन, मतलब एक कबूलिया बयान बना दिया। वो जो फिल्म का शुरुआती सीन है जिसमें एक मधुमक्खी फूल पर मंडरा रही है और एक राहगीर उसे बेपरवाही से कुचल देता है, वो मुझे हमेशा बेचैन करता है। वो सिर्फ एक कीड़े का मरना नहीं है, उसमें कुछ बहुत गहरा है ना? वो सीन मतलब वो पूरी फिल्म का निचोड़ है। एक मशहूर संस्कृत श्लोक है जिसमें एक भौमरा कमल के फूल में कैद हो जाता है, ये सपना देखते हुए कि सुबह होगी और वो उड़ेगा। अच्छा। लेकिन एक हाथी आकर उस फूल को ही कुचल देता है। यहाँ मधुमक्खी का सपना यानी कला और मासूमियत, उसे वो राहगीर यानी ये बेरहम भौतिकवादी समाज बिना सोचे समझे कुचल देता है। ये आजादी के बाद के उस भारत पर एक तीखी टिप्पणी थी जहां आदर्शों और सपनों की बड़ी बड़ी बातें हो रही थीं, लेकिन जमीनी हकीकत वो बेरोजगारी, गरीबी और मायूसी की थी। ये नेहरूवादी समाजवाद के उस सपने के टूटने का दर्द था जिसे गुरुदत्त महसूस कर रहे थे। और इस बेरहम समाज में जहां कला को ऐसे कुचल दिया जाता है, वहां बस 2 औरतें हैं जो विजय की शायरी को, उसके वजूद को समझने की कोशिश करती हैं। एक है गुलाबो। वहीदा रहमान का निभाया वो किरदार फिल्म की रूह है। एक तवाइफ जिसे समाज सबसे निचले दर्जे पर रखता है, लेकिन सिर्फ वही विजय की शायरी की कीमत समझती है। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये किरदार कहीं हवा में नहीं लिखा गया था। अच्छा। फिल्म के लेखक अबरार अलवी बॉम्बे के रेड लाइट एरिया में गुलाबो नाम की एक लड़की से मिले थे। अच्छा। उस लड़की ने उनसे कहा था, आप पहले मर्द हो जिसने मुझसे आप करके बात की। अलवी साहब ने ये लाइन सीधी फिल्म में डाल दी। वाह। ये वो सच्चाई थी जो किरदारों में जान डाल रही थी। आज के जमाने में ये एक बोल्ड रोल माना जाएगा। उस दौर में जब हिंदी फिल्मों की हीरोइन एक भद्र महिला की छवि में कैद थी, तब वहीदा जी का एक तवाइफ का किरदार निभाना, वो भी इतनी इज्जत और गहराई से, ये एक बहुत साहसी कदम था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है मीना, माला सिन्हा का निभाया किरदार। विजय की कॉलेज की प्रेमिका जो प्यार की जगह दौलत और सुरक्षा को चुनती है। हाँ। दिलचस्प बात यह है कि गुलाबो और मीना के रोल के लिए पहले नरगिस और मधुबाला को सोचा गया था, लेकिन वो दोनों ये तय नहीं कर पा रही थी कि कौन सा रोल करें। अच्छा, ये भी एक कहानी है। हाँ, आखिर में ये मौका वहीदा रहमान और माला सिन्हा को मिला। हाँ। और देखा जाए तो दोनों ही औरतें समाज के बनाए नियमों की शिकार हैं,
मीना उन नियमों में बंधकर अपनी खुशी कुर्बान करती है और गुलाबो उन नियमों से बाहर रहकर समाज का तिरस्कार सहती है। इन किरदारों की जो अनकही बातें हैं, जो तड़प है, वो जुबान पर आती है साहिर के लफ्जों और एस.डी. बर्मन के संगीत से। लेकिन कमाल की बात यह है कि पर्दे पर जो हारमोनी, जो एक रूपता दिखती है, उसके पीछे तो जबरदस्त तूफान चल रहा था। तूफान से कम नहीं था, वो दो पहाड़ों का टकराव था। साहिर लुधियानवी जो अपनी शायरी को, उसके हर लफ्ज के वजन और उसके सामाजिक संदेश को सबसे ऊपर रखते थे, और दूसरी तरफ बर्मंदा जो धुन के बादशाह थे और अपनी बनाई धुन में एक सुर भी इधर उधर करना पसंद नहीं करते थे। ये दो बड़े फनकारों के अहंकार का नहीं, बल्कि अपनी अपनी कला के प्रति क्या कहते हैं अटूट निष्ठा का टकराव था। तो ये सिर्फ ईगो की लड़ाई नहीं थी, बल्कि कला को लेकर एक गहरा मतभेद था। मतलब क्या साहिर को लगता था कि संगीत उनकी शायरी पर हावी हो रहा है? बिल्कुल। साहिर का मानना था कि धुन शायरी को उभारने के लिए होनी चाहिए, उसे दबाने के लिए नहीं। बात यहां तक पहुंच गई थी कि साहिर ने एक बार कह दिया कि प्यासा के संगीत की कामयाबी का सेहरा सिर्फ उनकी शायरी को जाता है। ओहो। उन्होंने बर्मनदास से 1 रुपया ज्यादा मेहनताना भी मांगा, ये साबित करने के लिए कि शायर का कद संगीतकार से बड़ा होता है। बर्मंदा ने साफ मना कर दिया। तो फिर ये जादू हुआ कैसे? इस टकराव के बीच ऐसा संगीत कैसे बना जो आज भी अमर है? इसका पूरा श्रेय गुरुदत्त को जाता है। वो एक शानदार मध्यस्थ है। वो दोनों की इज्जत करते थे और जानते थे कि प्यासा इन दोनों के बिना अधूरी है। उन्होंने साहिर को मनाया, बर्मंदा को समझाया और दोनों के बीच एक पुल का काम किया। साहिर भी गुरुदत्त की इज्जत करते थे और उनके कहने पर उन्होंने अपनी जिंदगी का शायद सबसे बेहतरीन काम प्यासा को दिया। लेकिन ये रिश्ता फिर? हाँ, ये रिश्ता इतना नाजुक था कि इस फिल्म के बाद इन दोनों दिग्गजों ने फिर कभी साथ काम नहीं किया। और इस टकराव से जो निकला वो तो जादू था। मैं आज भी जब ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है सुनता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सिर्फ एक गाना नहीं, एक चीख है, एक ऐलान है। वो साहिर का घोषणा पत्र है और बर्मंदा की सबसे यादगार धुनों में से एक। संगीत एक धीमी सी आह से शुरू होता है और फिर एक गुस्से भरे बवंडर में बदल जाता है। और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, उस आवाज़ में दर्द भी है, गुस्सा भी है और एक अजीब सी बेपरवाही भी। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि इस एक गाने को परफेक्ट करने के लिए 100 से ज्यादा टेक लगे थे। ये उस जुनून को दिखाता है जो इस फिल्म को बनाने में शामिल हर इंसान में था। एक और गाना जो हिम्मत की दाद देता है, जिन्हें नाज है हिंद पर, वो कहाँ है? आज़ादी के बस 10 साल बाद, उस दौर में जब राष्ट्र निर्माण के गीत लिखे जा रहे थे, तब देश की इस कड़वी सच्चाई को पर्दे पर दिखाना, ये तो एक तरह की बगावत थी। ये बहुत बड़ी बगावत थी। उस गाने पर बहुत विवाद हुआ। अफवाह उड़ी कि सेंसर बोर्ड ने उसे बैन कर दिया है। अच्छा। कहा तो ये भी जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी इसके बोलों से नाराज हुए थे। लेकिन जब उन्हें फिल्म के संदर्भ में उस कहानी के साथ ये गाना दिखाया गया तो उन्होंने अपनी आपत्ति वापस ले ली। और इस गाने का असर इतना गहरा था कि फिल्म रिलीज होने के बाद दिल्ली के जीबी रोड जैसे रेड लाइट एरिया को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये सिनेमा की ताकत थी। और ये शायरी सिर्फ गानों में नहीं थी। वी.के. मूर्ति का कैमरा, उन्होंने तो जैसे रोशनी और परछाई से एक नई जुबान लिख दी थी। हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है। बिल्कुल। खासकर वो शॉट जब विजय ऑडिटोरियम के दरवाजे पे खड़ा है और उसकी सिर्फ एक परछाई दिखती है, हाथ फैले हुए, जैसे उसे सूली पर चढ़ा दिया गया हो। हाँ, बिल्कुल। जब डिस्ट्रीब्यूटरों ने इस पर ऐतराज किया कि हीरो का चेहरा क्यों नहीं दिख रहा, तो वी.के. मूर्ति ने एक शानदार जवाब दिया था। उन्होंने कहा, जिस इंसान को दुनिया ने ठुकरा दिया हो, जिसे समाज ने मार दिया हो, उसके चेहरे पर रोशनी कैसे हो सकती है? क्या बात है! ये सिर्फ एक शॉट नहीं था, ये फिल्म की पूरी विचारधारा थी। और फिल्म का सबसे बड़ा स्टेटमेंट शायद उसका अंत है, जहां विजय को शोहरत, नाम, पैसा सब कुछ मिल जाता है जिसकी उसे कभी चाहा थी, और वो उसे ठुकरा देता है। मुझे याद है लेखक अबरार आलवी चाहते थे कि विजय दुनिया से समझौता कर ले, जो शायद ज्यादा प्रैक्टिकल लगता। हाँ, अलवी साहब का नजरिया था कि विजय को सिस्टम में रहकर उसे बदलना चाहिए। लेकिन गुरुदत्त इस बात पर अड़े रहे कि उनका विजय, वो इस दोगली दुनिया को, इस झूठी शोहरत को पूरी तरह ठुकरा देगा। उसके लिए गुलाबों का साथ, उस एक इंसान का साथ जो उसे उसकी शायरी के लिए नहीं बल्कि उसके वजूद के लिए चाहता है, वो दुनिया की हर शोहरत से बढ़कर है। और यही फैसला प्यासा को सिर्फ एक अच्छी फिल्म नहीं बल्कि एक महान कलाकृति बनाता है।
ये एक कलाकार का समाज को आखिरी जवाब था। फिल्म में एक और कमाल की बात है जो शायद उस वक्त किसी ने नोटिस नहीं की होगी। जब विजय के भाई उसकी मौत के बाद छपी कविताओं पर रॉयल्टी मांगने पब्लिशर के पास जाते हैं। और ये देखिए वक्त का खेल। प्यासा 1957 में रिलीज हुई और ये वही साल था जब भारत का कॉपीराइट एक्ट 1957 पास हुआ। अरे वाह। फिल्म अनजाने में उस बहस को छेड़ रही थी जो देश के कानून में भी चल रही थी कि एक कलाकार की कला पर उसका क्या हक है और बाजार उसका कैसे शोषण करता है। ये एक अनजानी भविष्यवाणी जैसी थी। लेकिन ये भी एक अजीब विरोधाभास है कि प्यासा की जबरदस्त कामयाबी ने ही गुरुदत्त को कागज के पुल बनाने का हौसला दिया, जो एक बहुत बड़ी नाकामी साबित हुई और जिसने उन्हें तोड़कर रख दिया। ऐसा क्यों हुआ होगा? ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद दर्शक प्यासा के कड़वे सच को मेलोड्रामा के पर्दे में तो पचा गए। विजय की कहानी में एक रोमांटिक दर्द था, लेकिन कागज के फूल का सच बहुत ज्यादा नंगा था, बहुत ज्यादा जाती था। वो फिल्म इंडस्ट्री की अंदरूनी कहानी थी, एक निर्देशक के टूटने की कहानी। वो आईना शायद दर्शकों को बहुत ज्यादा चुभ गया। कभी कभी सच को स्वीकार करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वक्त ने प्यासा के साथ इंसाफ किया। आज ये दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिनी जाती है। हाँ, 80 के दशक में जब ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल्स में दिखाई जाने लगी तो दुनिया ने इसे पहचाना। टाइम मैगजीन ने जब दुनिया की 100 महानतम फिल्मों की लिस्ट बनाई तो प्यासा उसमें अकेली हिंदी फिल्म थी। अकेली हिंदी फिल्म? साइट एंड साउंड के सर्वे में इसे बॉलीवुड की अब तक की सबसे ऊंची रैंकिंग मिली। हाल ही में इसके ओरिजिनल नेगेटिव को इटली में रिस्टोर करके वेनिस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। इसकी प्यास आज भी दुनिया महसूस करती है। तो ये प्यासा की कहानी थी, एक कलाकार की पहचान की प्यास, मोहब्बत की प्यास और एक ज्यादा ईमानदार, ज्यादा सच्ची दुनिया की प्यास। और जाते जाते फिल्म एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है। आज जब हर कोई सोशल मीडिया पर पहचान, लाइक और फॉलोअर्स की दौड़ में लगा है, तो विजय का वो सवाल और भी जरूरी हो जाता है। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? क्या आज के कलाकार की प्यास का मतलब बदल गया है, या समाज आज भी कला को उसी बाजार की नजर से देखता है? क्या शोहरत पाना ही कामयाबी है, या उसे ठुकराकर अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहने में असली जीत है? ये सवाल प्यासा ने 1957 में पूछा था और इसका जवाब शायद हम आज भी ढूंढ रहे हैं।